अभी आपको स्क्रीन पर कुछ सेंटेंसेस दिख रहे हैं, इन्हें आप मुझे देखकर बताओ कि ऐसे सेंटेंसेस आप अपनी लाइफ में यूज करते हैं कि नहीं। जैसे अब मैं अपनी लाइफस्टाइल बदलने वाला हूँ, वो मुझे 10,000 रुपये उधार देने वाला है, वो अपना घर किराए पे देने वाला है, उससे अगले महीने बच्चा होने वाला है, और अब तुम मुझे कितनी देर और वेट करवाने वाले हो, तुम बाथरूम में कितनी देर रहने वाले हो। ये सारे सेंटेंसेस आप यूज करते हैं कि नहीं? आई एम श्योर आप करते हैं। और इन सेंटेंसेस में एक बात कॉमन है कि इनका स्ट्रक्चर एक ही है। आपको क्लियरली पता चल रहा है कि एक ही तरीके के सेंटेंसेस हैं, यानी अगर एक सेंटेंस को सीख लिया जाए तो सारे सेंटेंसेस आसानी से बनाए जा सकते हैं। स्ट्रक्चर है बहुत ईजी, बट पता नहीं क्यों इसमें मिस्टेक हो ही जाती है लोगों से। तो आप वो ना बने, आपसे स्ट्रक्चर बन जाए, इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को आज हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। देखिए, इंग्लिश सीखने के बहुत सारे तरीके हैं। कई बार इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन को या हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन को बच्चे बहुत हुआ मानते हैं। उसका रीजन ये है कि हम एक साथ कई सारी चीजें, कई सारे स्ट्रक्चर सीखते हैं, तो हमें लगता है हमसे तो ये नहीं बनता, ये नहीं बनता, ये नहीं बनता। बट अगर आप एट अ टाइम एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, यानी उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड बहुत सारे एग्जाम्पल्स को ट्रांसलेट करके देखते हैं, तो आपके लिए ये कॉन्सेप्ट लाइफ लॉन्ग के लिए क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप ऐसे सेंटेंसेस फॉरएवर एंड एवर के लिए बनाना सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, मैं हूं सोनम। इन्फॉर्मेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो हम इन सारे सेंटेंसेस को वन बाय वन ट्रांसलेट करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको पहले सेंटेंस का ट्रांसलेशन बता देती हूं विदाउट एक्सप्लेनेशन कि ये कैसे ट्रांसलेट होगा। इसके बाद मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगी, उस स्ट्रक्चर के बाद आप सारे सेंटेंसेस खुद ही ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहला सेंटेंस क्या है हमारे पास? मैं अब अपनी लाइफस्टाइल बदलने वाला हूं। तो इसका ट्रांसलेशन होगा, मैं मतलब आई एम going to change my lifestyle now, और now I'm going to change my lifestyle। ठीक है, तो यहां पर आपको दिख रहा होगा सारी चीजें तो बहुत सिंपल है, बट यहां पर मैंने एक फ्रेज यूज किया, I am going to। I am going to यानी अब मैं ये करने जा रहा हूं। तो ये सारे जो सेंटेंसेस हैं वो going to, बी गोइंग टू के यूज के साथ बनते हैं। बी गोइंग टू, अब आप बोलोगे यहां पर तो मैंने एम यूज किया, बी तो मैंने किया नहीं, तो आप सही हैं, पर बी का यूज बी के जैसे नहीं यूज होता। बी के वर्ब्स होते हैं, बी के वर्ब्स के फॉर्म होते हैं। ठीक है, बी मेन वर्ब होता है। बी के कौन कौन से वर्ब के फॉर्म होते हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर। तो इज, एम, आर, वॉज, वर कहां यूज होता है? ये डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट कौन सा है। जैसे आई के साथ हम हमेशा एम का यूज करते हैं, ही होगा तो हम इज का यूज करते हैं, एक से ज्यादा लोग होते हैं तो हम आर का यूज करते हैं, या यू के साथ भी हम आर का यूज करते हैं। तो जो बी है ये चेंजेबल है, ये डिपेंड करेगा कि किस फॉर्म में बात हो रही है, किस पर्सन की बात हो रही है, सब्जेक्ट क्या है, उसके हिसाब से बी चेंज होता रहेगा। बाकी गोइंग टू इज गोइंग टू बी सेम फॉर एवरीवन, फॉर एवरीथिंग, एवरी सेंटेंस। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। अब आप दूसरा देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कैसे बनेगा। तो सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर बता देती हूँ कि ये वाले सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। मैं थोड़ा जगह खाली कर देती हूँ। तो यहां पर देखो, सबसे पहले जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसे बनेगा? सबसे पहले लगेगा सब्जेक्ट, सबसे पहले लगेगा सब्जेक्ट, इसके बाद लगेगा बी वर्ब। बी वर्ब मतलब यहां पर जो भी पर्सन है, सब्जेक्ट है, उसके साथ है, तो इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा, वॉज लगेगा, वर लगेगा, फिर लगेगा गोइंग टू, वो सभी के साथ सेम है, गोइंग टू। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, इसके बाद फिर जो भी सेंटेंस का पार्ट है वो बन जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट जैसे अब बी में मतलब वर्ब में किसके साथ क्या लगता है, ये आपको मैंने टेंसेस में बहुत बार बताया हुआ है कि आई के साथ हमेशा एम लगता है। बाकी अगर सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, उसके साथ इज लगता है। जैसे ही, शी, यानी एक वचन है तो उसके साथ शी ये लगेगा, ही, शी, इट, कोई भी नेम हो। ठीक है, इसके साथ हम लगाते हैं आर, इज, उसके साथ हम लगाते हैं इज। ठीक है, आई के साथ एम, ही, शी, इट, नेम, इनके साथ इज, और अगर कोई प्लूरल नंबर है तो उसके साथ हम लगाते हैं आर। और यू के साथ, यू और प्लूरल नंबर के साथ हम लगाते हैं आर। तो आई गेस आपको समझ में आ गया। अगर नहीं आया है तो सेंटेंस के थ्रू मैं आपको और एक्सप्लेन कर दूंगी तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल हम इसको इरेज करते हैं और हम अपने नॉर्मल
स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। ओके, सो देख लेते हैं और ट्रांसलेशंस। तो हमारे पास जो सेकंड सेंटेंस है वो है सूरज डूबने वाला है। तो सूरज को क्या बोलते हैं? द सन। अब सन के पहले द क्यों लगाते हैं वो आपको पता है, क्योंकि जो भी यूनिवर्सल चीजें होती है दुनिया में एक ही हैं, उनके आगे द लगता है, द सन। अब सन के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा कि एम लगेगा कि आर लगेगा? द सन एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, हमेशा प्लूरल, जहां पर आप सेंटेंस के लास्ट में है होगा वहां पर ही आर लगेगा। है आता है तो वहां पर क्या लगेगा? इज। द सन इज डूबने वाला है, इज गोइंग टू। डूबने को क्या बोलते हैं? सेट। द सन इज गोइंग टू सेट। अब मैं आपको बताती हूँ कि गोइंग टू एक्चुअली यूज कहाँ होता है। ये सेंटेंस देखकर आपको पता चल गया होगा कि इस तरीके के सेंटेंसेस हैं जहां पर चीज अभी हुई नहीं है, वो कोई काम अभी होने का है, राइट? ये होने वाला है, वो मुझे 10,000 रुपए उधार देने वाला है, सूरज अभी डूबने वाला है। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं? गोइंग टू का यूज करते हैं। अब विल भी होता है जहां पर भविष्य की बात की जाती है कि ये होगा या अभी ये होने वाला है, पर गोइंग टू और विल में डिफरेंस है। वो क्या है मैं आपको आगे बताऊंगी। फिलहाल आप इतना याद रखो कि जो चीजें थोड़ा आसपास ही है, जो नियर अबाउट हैं, जो होने वाली हैं, उनके लिए हम गोइंग टू का यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा या डॉक्टर बनने वाला हूं तो वहां पर हम गोइंग टू का यूज करेंगे, क्योंकि वो भी बहुत फार, बहुत दूर की बात है। प्लस अगर आप बहुत सर्टेन नहीं है कि ये डॉक्टर बनेगा, है ना, तो किसी बच्चे के बारे में आप ऐसा प्रेडिक्ट करके गोइंग टू का नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको कंफर्म नहीं पता कि वो डॉक्टर बनेगा कि नहीं, है ना। तो ये बच्चे डॉक्टर बनेगा, माई चाइल्ड इज गोइंग टू बी अ डॉक्टर, ऐसा नहीं यूज होगा। आगे और डिफरेंस क्लियर होगा, मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल आप इतना याद रखो कि जो चीजें आसपास हैं, जो अभी होने की हैं, वहां पर हम गोइंग टू का यूज करते हैं। ओके, सो लेट्स सी द थर्ड एग्जांपल, थर्ड सेंटेंस। वो अपना घर किराए पर देने वाले हैं। वो अपना घर किराए पर देने वाला है। तो वो या वे के लिए क्या सब्जेक्ट यूज होता है? दे। ठीक है, इसके साथ कौन सा वर्ब यूज होगा? दे के साथ क्या यूज होगा? आर। दे आर देने वाले हैं के लिए आर के बाद सिंपल फॉर्मेट क्या था? बी प्लस गोइंग प्लस टू, ये तो यूज होगा ही होगा। तो बी हमने लगा दिया, बी वर्ब लगा दिया। दे आर गोइंग टू। अब किराए पर देने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? किराए पर देने को हम इंग्लिश में बोलते हैं लेट। किराए पर देने को हम इंग्लिश में बोलते हैं लेट। आपने कई सारे खाली मकानों के ऊपर लिखा देखा होगा टू लेट। टू लेट का मतलब होता है कि किराए पर देने के लिए उपलब्ध है। टू लेट, हम किराए पर देने के लिए तैयार हैं। तो लेट का मतलब होता है किराए पर देना। दे आर गोइंग टू लेट अपना घर, ना उनका घर, तो यहां पर देयर यूज होगा, देयर हाउस। वो अपना घर किराए पर देने वाले हैं। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। उससे अगले महीने बच्चा होने वाला है। उससे अगले महीने बच्चा होने वाला है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या यूज होगा? ही या शी। ऑब्वियसली लड़कों को बच्चा नहीं होता, सो हम यहाँ पर सब्जेक्ट शी का यूज करेंगे। शी के साथ क्या यूज होगा? वर्ब कौन सा यूज होगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। थर्ड पर्सन क्या होता है? मेरे और आपके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो थर्ड पर्सन कहलाते हैं। और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म में है तो उसके साथ हमेशा इज का यूज होगा। शी इज, फिर गोइंग टू तो आएगा ही आएगा। शी इज गोइंग टू, ठीक है, शी इज गोइंग टू। अब होना को क्या बोलते हैं? होना के लिए कौन सा वर्ब यूज होता है? हैव। पास होना हैव, है ना। शी इज गोइंग टू हैव अ चाइल्ड। कब? नेक्स्ट मंथ। शी इज गोइंग टू हैव अ चाइल्ड नेक्स्ट मंथ। अब देखो, कोई भी लड़की, उसकी शादी हुई तो ऐसा नॉर्मली जनरली प्रिडिक्टेड है कि उसे बच्चा होगा, तो हम बोलेंगे शी विल हैव अ चाइल्ड। शी विल हैव अ चाइल्ड, उसे यानी कभी भी बच्चा होगा। पर अगर उसे अगले महीने होने वाला है, यानी ये जो ऑकरेंस है चीज का, जो कोई भी इवेंट है वो होने वाला है, नजदीक है, तो उसके लिए हमने गोइंग टू का यूज किया। नॉर्मली अगर बोलते हैं कि इस लड़की को कभी ना कभी तो बच्चा होगा, तो हम बोलेंगे शी विल हैव अ चाइल्ड समडे। पर ये होने वाला है नेक्स्ट मंथ, तो यहां पर हमने गोइंग टू का यूज किया। ठीक है, तो आपको विल और गोइंग टू में डिफरेंस समझ में आ गया। और इसके प्लेस पे एक और फ्रेज यूज होता है, वो है अबाउट टू। उसका यूज मैं आपको एंड में बताऊंगी कि इस कॉन्सेप्ट को लेके आप हमेशा के लिए क्लियर होने वाले हैं, ट्रस्ट मी। सो वीडियो में बने रहिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। वो मुझे 10,000 रुपए उधार देने वाला है। वो मुझे 10,000 रुपए उधार देने वाला है, तो वो यानी वह, यानी उसके लिए क्या सब्जेक्ट यूज होगा? ही। ठीक है, ही के साथ क्या वर्ब यूज होगा?
थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर इज, ही इज गोइंग टू तो आएगा ही आएगा, ही इज गोइंग टू। अब देखो उधार देने के लिए क्या, अब ये तो आपको पता होना चाहिए कि किस चीज के लिए कौन सा वर्ब यूज होगा, इसमें आपकी हेल्प कोई नहीं कर सकता। मैं अभी कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको बता सकती हूँ कि उधार देना को हम लैंड बोलते हैं, किराए पे देना को हम लेट बोलते हैं, बट वैसे भी आपका वोकैब अच्छा होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन सेंटर में मैं कोशिश करती हूँ आए दिन वोकैबुलरी के वीडियोस अपलोड करते रहती हूँ, क्योंकि विदाउट वोकैबुलरी इट इज नॉट पॉसिबल टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। आप सेंटेंसेस बना ही नहीं पाएंगे, आपसे ग्रामर स्ट्रक्चर बन रहा है पर चीजों को क्या बोलते हैं वो नहीं पता, तो आप बोलोगे ओ व्हाट टू से, ओ माय गॉड व्हाट टू से, ऐसे ही अटक जाओगे। तो अपनी वोकैब क्लियर रखा करो। ओके, सो ही इज गोइंग टू, उधार देना को बोलते हैं लैंड, LEND लैंड। ही इज गोइंग टू लैंड मी 10,000 रुपीज और रुपीज 10,000, ठीक है। ही इज गोइंग टू लैंड मी रुपीज 10,000। नेक्स्ट, हम इस कमरे में नए पर्दे लगाने वाले हैं, तो लगाने के लिए आप यूज करेंगे पुट अप या सिंपली पुट भी यूज हो सकता है। हम इस कमरे में नए पर्दे लगाने वाले हैं, वी के साथ क्या यूज होगा, प्लूरल नंबर है तो उसके साथ आर यूज होगा, वी आर, और गोइंग टू तो लगेगा ही लगेगा, वी आर गोइंग टू पुट अप, फिर नए पर्दे न्यू कर्टन्स, we are going to put up new curtains in this room, ठीक है। तो ये ट्रांसलेशन आप अच्छे से नोट कर लेना, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो आई गेस अब आपको समझ में आ गया कि सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाओगे, फिर आप लगाओगे बी का जो भी फॉर्म का जो वर्ब है, सब्जेक्ट के साथ जो भी वर्ब लगेगा। ये सारी प्रेजेंट में बातें हो रही हैं तो हम इज, एम, आर लगा रहे हैं। पर अगर हम पास्ट की बातें करते, ऑल्दो इस टाइप के सेंटेंसेस में वॉज वर कम यूज होता है, पर अगर वॉज वर आता है यानी पास्ट की बात करते तो जो हम वर्ब यूज करते हैं वो था वॉज एंड वर। तो सिंगुलर नंबर होगा तो उसके साथ वॉज यूज होता है, और प्लूरल नंबर के साथ हम वर्ब का यूज, वर का यूज करते हैं। सो फिलहाल अभी एग्जाम्पल्स वैसे नहीं है तो उसकी बात नहीं करते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट, वो रसोई घर में नए टाइल्स लगवाने वाले हैं, नए टाइल्स लगवाने वाले हैं, वे है यहाँ पर, है ना। तो वो यानी सिंगुलर एक जन की बात नहीं हो रही है। अगर वहां पे है होता, वो होता तो मैं समझती एक जन की बात हो रही है तो मैं ही वर्ब, ही सब्जेक्ट यूज करती, पर यहां पर हम क्या यूज करेंगे, दे, ठीक है। क्या लगेगा, दे आर गोइंग टू तो लगेगा ही, दे आर गोइंग टू, ठीक है, दे आर गोइंग टू। अब टाइल्स लगवाने वाले हैं किचन में तो उसको बोलते हैं टाइल द किचन। टाइल वर्ब के लिए भी यूज होता है, टाइल मतलब टाइल्स लगवाना, ये जो वर्ब भी यूज होता है, ठीक है। तो दे आर गोइंग टू टाइल देयर किचन, वो अपने कमरे में टाइल्स लगवाने वाले हैं। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हो। अब देखो नेक्स्ट, तुम हमें कितनी देर तक इंतजार करवाने वाले हो। हमने अभी तक जितने भी सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन सीखा वो नॉर्मल सेंटेंसेस थे, उसमें क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। वो पॉजिटिव सेंटेंसेस थे, पर यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन का आपको हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए, मैंने बहुत बार अपने चैनल पर बताया है, बहुत बार मैंने आपको, जब भी मैंने टेंस पढ़ाए हैं एक दो बार, तो मैंने हमेशा ये बोला है कि नॉर्मल सेंटेंस में अगर आपको उसका क्वेश्चन बनाना है तो जो भी सब्जेक्ट होता है, जो भी वर्ब होता है उसको हम आगे लेके आते हैं, ठीक है। वो रसोई घर में नए टाइल्स लगवाने वाले हैं, दे आर गोइंग टू टाइल द किचन। पर अगर हमें बोलना होता कि क्या वो अपनी किचन में नए टाइल्स लगवाने वाले हैं, तो हम आर को आगे कर देते, आर दे गोइंग टू टाइल देयर किचन, क्लियर। तो यहां पर हमें पहले तो इसका पॉजिटिव सेंटेंस बनाओ, तुम हमें कितनी देर तक इंतजार करवाने वाले हो। इसका नॉर्मल सेंटेंस कैसे बनेगा, तुम हमें इंतजार करवाने वाले हो, यू आर गोइंग टू मेक अस वेट, यू आर गोइंग टू मेक अस वेट और कीप अस वेटिंग, ठीक है, यू आर गोइंग टू कीप अस वेटिंग। फिर इसका हम क्वेश्चन बनाएंगे, आर यू गोइंग टू कीप अस वेटिंग, क्या तुम हमें इंतजार करवाने वाले हो, है ना, ऐसा बनेगा ना। पर यहां पर हम कितनी देर, यानी WH वर्ड टाइप के जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, जिस भी क्वेश्चन का आंसर हाँ या ना में होता है, क्या तुम हमें इंतजार करवाने वाले हो, हाँ या ना, तो उसमें हम सिंपली जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है उसको आगे लेके आते हैं। बट जिनमें क्वेश्चन होता है जिसका आंसर दिया जा सकता है, हमें कितनी देर वेट करवाने वाले हो, तो मैं आपको बोल सकती हूँ 1 घंटा 2 घंटा। तो जिस भी क्वेश्चन का आंसर हाँ या ना में होता है, वैसे सेंटेंसेस को बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है, सबसे पहले आप WH वर्ड लगाते हैं, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगता है, यानी ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो लगेगा,
और इसके बाद नॉर्मल सेंटेंस लगता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि दे आर गोइंग टू टाइल देयर किचन, तो आर दे गोइंग टू टाइल देयर किचन, है ना, फिर इसके बाद WH वर्ड लग जाएगा। तो वैसा इसमें कैसा लगेगा, कितनी देर के लिए हम यूज करते हैं हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग लग गया। इसके बाद यू आर गोइंग टू कीप अस वेटिंग, तुम हमें इंतजार करवाने वाले हो। आर यू गोइंग टू कीप अस वेटिंग, हमने आर को आगे कर दिया, फिर WH वर्ड, फिर आर, फिर बाकी का सेंटेंस। तो हाउ लॉन्ग आर यू गोइंग टू कीप अस वेटिंग, हाउ लॉन्ग आर यू गोइंग टू कीप अस वेटिंग, आप मुझे अभी कितनी देर इंतजार करवाने वाले हैं। ओके, सो इस तरीके से जब भी आपको ऐसे सेंटेंसेस क्वेश्चन वाले बनाने हैं तो जो भी WH वर्ड है वो, और नॉर्मल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आ जाओ, WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, बाकी फिर क्वेश्चन। ठीक है, अभी और आप आगे एग्जाम्पल आएगा तो वो देखते हैं। तुम अभी कितनी देर बाथरूम में रहने वाले हो, फिर से यहाँ पर कितनी देर आया है तो उसके लिए क्या यूज होगा, हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग आ गया। इसके बाद इसको पहले नॉर्मल सेंटेंस बनाओ, तुम अभी कितनी देर बाथरूम में रहने वाले हो, तो तुम अभी बाथरूम में रहने वाले हो, यू आर गोइंग टू बी इन द बाथरूम, ऐसे बनेगा ना सेंटेंस, यू आर गोइंग टू बी इन द बाथरूम, तुम बाथरूम में रहने वाले हो, फिर आर को आगे लेके आ जाओ, आर यू गोइंग टू बी इन द बाथरूम, क्या तुम बाथरूम में रहने वाले हो, और फिर कितनी देर तक रहने वाले हो, हाउ लॉन्ग आर यू गोइंग टू बी इन द बाथरूम, हाउ लॉन्ग आर यू गोइंग टू बी इन द बाथरूम। सॉरी फॉर द राइटिंग, मैं अभी बहुत ज्यादा स्लो लिख के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स कवर हो जाए, सो थोड़ा सा कर्सिव हो जा रहा है, पार्डन फॉर दैट। देखते हैं नेक्स्ट, मैं पार्टी के लिए नई ड्रेस खरीदने वाला हूं, इसको आप बताओ कैसे बनेगा। मैं पहले लगेगा आई, एम, उसके साथ क्या लगेगा, वर्ब एम, ठीक है, फिर गोइंग टू तो लगेगा ही, आई एम गोइंग टू, फिर क्या लगेगा, मेन वर्ब बाय, खरीदना, बाय, आई एम गोइंग टू बाय नई ड्रेस, आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू ड्रेस फॉर द पार्टी, आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू ड्रेस फॉर द पार्टी, मैं पार्टी के लिए नई ड्रेस खरीदने वाला हूं। अगर मुझे क्वेश्चन पूछना होता क्या आप पार्टी के लिए नई ड्रेस खरीदने वाले हैं, तो उसके लिए क्या हो जाता है ना, पहले तो मैं है, अगर सपोज मैं आप करके क्वेश्चन पूछती तो यू आर गोइंग टू बाय अ न्यू ड्रेस फॉर द पार्टी, पहले नॉर्मल सेंटेंस ऐसे बनता अफर्मेटिव, फिर इसका जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे लेके आ जाते, यू आर गोइंग टू बाय अ न्यू ड्रेस फॉर द पार्टी, आर यू गोइंग टू बाय अ न्यू ड्रेस फॉर द पार्टी, क्या आप पार्टी के लिए नई ड्रेस खरीदने वाले हैं। और अगर मुझे पूछना होता कि आप पार्टी के लिए नई ड्रेस कब खरीदने वाले हैं, तो मुझे कब में आप WH वर्ड इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब और बाकी का नॉर्मल सेंटेंस। तो अगर मुझे बोलना होता है कि आप पार्टी के लिए नई ड्रेस कब खरीदने वाले हैं, तो मैं आपको बोलती व्हेन आर यू गोइंग टू बाय अ न्यू ड्रेस फॉर द पार्टी, व्हेन आर यू गोइंग टू बाय अ न्यू ड्रेस फॉर द पार्टी, आप पार्टी के लिए नई ड्रेस कब खरीदने वाले हैं। तो आपको समझ में आ गया कि क्वेश्चन कैसे बनाना है। अब देखते हैं नेक्स्ट, क्या तुम पार्टी के लिए नई ड्रेस खरीदने वाले हो, ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, कैसे बनेगा मैंने अभी आपको बताया। तुम क्या खरीदने वाले हो, तुम क्या खरीदने वाले हो, इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो इसका अफर्मेटिव बनाओ कि तुम खरीदने वाले हो, तुम खरीदने वाले हो, यू आर गोइंग टू बाय, फिर आर को आगे लेके आ जाओ, आर यू गोइंग टू बाय, और क्या है, WH वर्ड वाला सेंटेंस है, व्हाट आर यू गोइंग टू बाय। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि लेसन आपको समझ में आया कि नहीं, बिकॉज आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि मैं आपको जितना डिटेल पॉसिबल हो एक्सप्लेन कर पाऊं, बट वो आपके ऊपर भी है कि आप कितना फोकस से समझते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा वीडियो को एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लीजिएगा। तो क्या खरीदने वाले हो, तुम क्या खरीदने वाले हो, व्हाट आर यू गोइंग टू बाय। देखिए नेक्स्ट, अब यहाँ पर नेक्स्ट है, तुम पार्टी के लिए नई ड्रेस कब खरीदने वाले हो, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। तुम पार्टी के लिए नई ड्रेस कब खरीदने वाले हो, तो कब आया मतलब WH वर्ड आएगा, तो WH वर्ड, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है वो, फिर सब्जेक्ट, और उसके बाद बाकी का सेंटेंस गोइंग टू और बाकी का सेंटेंस बनेगा, ठीक है। तो तुम पार्टी के लिए नई ड्रेस कब खरीदने वाले हो, तो सबसे पहले मैं इसको कैसे बनाऊंगी, तुम पार्टी के लिए नई ड्रेस खरीदने वाले हो, यू आर गोइंग टू बाय अ न्यू ड्रेस फॉर द पार्टी, आर यू गोइंग टू बाय अ न्यू ड्रेस फॉर द पार्टी, व्हेन आर यू गोइंग टू बाय अ न्यू ड्रेस फॉर द पार्टी। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, व्हेन आर यू गोइंग टू बाय अ न्यू ड्रेस फॉर द पार्टी, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया तो आप लिख लेना। हम नया फ्रिज खरीदने वाले हैं, अगेन इट्स अ वेरी सिंपल सेंटेंस, इसको भी आपको खुद को ट्रांसलेट करना है।
प्रधानमंत्री अगले महीने हमारे शहर का दौरा करने वाले हैं। दौरा करना को हम, उसके लिए क्या वर्ब यूज होता है, विजिट। ठीक है, पीएम इज गोइंग, पीएम के साथ क्या यूज होगा, इज, थर्ड पर्सन, एक व्यक्ति है और थर्ड पर्सन है, यानी आपके और मेरे अलावा किसी भी की भी बात हो रही है तो उसके साथ इज का यूज होगा। तो पीएम इज गोइंग टू विजिट आवर सिटी द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने। ठीक है, या बनाना, और ये वाला भी आपको खुद को बनाना है, इट्स योर होमवर्क। ये जो 4 सेंटेंसेस है ये आपका होमवर्क है, जिसमें से मैंने ये भी आपको एक्सप्लेन कर दिया, ये भी एक्सप्लेन कर दिया। क्या तुम इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेने वाले हो? प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन, भाग लेना को क्या बोलते हैं, पार्टिसिपेट। ठीक है, तो इसको भी आपको ट्रांसलेट करना है। तो आई गेस इस तरीके के सारे सेंटेंसेस अब आपसे बनाते बन जाएगा। तो अगर आपको समझ में आया ये लेसन, तो अपने लिए इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा। और अगर आप ऐसे ही इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं, इसके पहले मैंने स्टोरी में बताया था, इंग्लिश के पूरी स्टोरी को मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करके बताया था, उस वीडियो का भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो अगर आप ऐसे इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश का ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ऐसे लेसन्स मैं लेके आते रहूंगी। क्योंकि एक साथ बहुत सारे लेसन्स को, बहुत सारी चीजों को एक साथ समझना मुश्किल है, पर अगर एक को बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया जाए तो ये डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया विल की हम बात तब करते हैं जब बहुत दूर की बात हो, यानी कोई चीज निश्चित नहीं हो। जैसे अगर मैं बोल रही हूं कि तुम गिर जाओगे, तुम गिर जाओगे, अगर कोई खड़ा है बच्चा किसी रेलिंग पर या कहीं पर भी खड़ा है तो मैं बोलूंगी तुम गिर जाओगे, तो मैं बोलूंगी यू विल फॉल डाउन। पर मैं अगर बोल रही हूँ वो गिरने वाला है, जस्ट गिरने वाला, तो मैं बोलूंगी यू आर गोइंग टू फॉल डाउन, तुम गिरने ही वाले हो। और मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक और चीज बताऊंगी, वो है अबाउट टू। अबाउट टू का भी यूज आप बहुत सुनते होंगे इंग्लिश में। ठीक है, आई एम अबाउट टू पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन, आई एम अबाउट टू बाय अ न्यू फ्रिज। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर बहुत सेम है, गोइंग टू की जगह पे जस्ट अबाउट टू का यूज हुआ है, पर इसमें गोइंग टू में और अबाउट टू में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? जब आप किसी चीज की बात करते हो जो अभी होने जा रही है, होने वाली है, वहां पर गोइंग टू का यूज होगा। बट ऐसी कोई चीज जो जस्ट होने वाली है, जस्ट होने ही वाली है, वहां पर हम अबाउट टू का यूज करते हैं। जैसे द पीएम इज अबाउट टू अराइव इन 5 मिनट्स। ठीक है, द पीएम इज अबाउट टू अराइव इन आवर सिटी इन 5 मिनट्स, वो 5 मिनट में पहुंचने वाले हैं। अगले महीने पहुंचेंगे तो मैं बोलूंगी गोइंग टू आने वाले हैं, और कभी भविष्य कभी भी आएंगे तो मैं बोलूंगी विल कम, विल विजिट, नहीं पता मुझे कब। आसपास है तो गोइंग टू, और जस्ट होने वाला है कोई इवेंट तो वहां पर अबाउट टू का यूज होगा। अबाउट टू भी बहुत यूज होता है। ठीक है, आई वॉज अबाउट टू क्राई, आई वॉज अबाउट टू क्राई, मैं बस रोने ही वाली थी, यानी वो अगले ही मोमेंट में होने वाला था। आप कल की बात थोड़ी बोलोगे कि मैं रोने वाली थी एक दिन बाद, वो आपको नहीं पता होता। रोना इज अ फीलिंग जो सडन होता है, जो एकदम इंस्टेंट होती है, तो उसके बारे में हमें नहीं पता होता, तो वहां पर हम अबाउट टू का यूज करेंगे। सो आई गेस अब आपको इस लेसन का डाउट क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया अबाउट टू कहाँ यूज होगा, गोइंग टू कहाँ यूज होगा, विल कहाँ यूज होगा। अबाउट टू और गोइंग टू का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, तो इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। इसका ट्रांसलेट करिए, नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए। और अगर आप ऐसे लेसन और देखते रहना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर मेंशन जरूर करिएगा, ताकि मुझे पता हो कि आप क्या देखना चाहते हैं, तो उसके ऊपर मैं वीडियोस बनाऊं। ओके, एंड वीडियो पसंद आया और अगर आप चाहते हैं कि चैनल ग्रो करे, लोगों की हेल्प हो, तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, ऑन दैट नोट आई एम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। We'll be right back.